भारत विविधता भरा देश है। इसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके साथ ही भारत के बारे में यह बात बहुत मशहूर है कि बहुत ही प्राचीन समय से भारत में अलग अलग प्रणालियां काम करती रही हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र की हों, किसी भी संस्कृति की हो या किसी भी वस्तु या सामान के निर्माण की। इसी में से एक तकनीक जो बहुत फेमस रही है, लगभग 2000 साल पुरानी है, वह है जहाजों को स्टिच करने की या जहाजों की सिलाई वाली परंपरा, जिनमें जहाजों को आपस में पूरे धागे से क्या किया जाता है, सिला जाता है या धागे के जरिए उस जहाज को बांधा जाता था और फिर उस जहाज को समुद्र में जल मार्ग में ले जाया जाता था विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह व्यापार के लिए हो, चाहे वह आवागमन के लिए हो। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम भारत की उसी पुरानी प्राचीन तकनीक को, जिसे फिर से पुनर्जीवित करने की बात चल रही है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम किस प्रोजेक्ट या किस परियोजना को चलाने वाले हैं। आइए देखते हैं हमारे आज के विषय को। आज का हमारा विषय है स्टिच शिप, 2000 साल पुरानी तकनीक को पुनर्जीवित करने की पहल। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। यानी सबसे पहले खबर देखेंगे, खबर के बाद सबसे पहले यह जानेंगे कि यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर यह परियोजना है क्या जिसे संचालित करने की बात चल रही है। इसके बाद यह भी समझेंगे कि जब यह परियोजना हो जाएगी, यानी जब जहाजों को स्टिच करने की इस परियोजना के तहत जहाज बन जाएगी, तब जहाज की यात्रा क्या होगी। और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इससे पहले इस तकनीक से किन किन क्षेत्रों में जहाजें बनाई जाती थी। फिर यह भी समझेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट मौसम क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट मौसम के ही एक खास हिस्से के तौर पर इस परियोजना को भी लिया जा रहा है। अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। आइए देखते हैं सबसे पहले खबर को। चूंकि यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत की यह प्राचीन विरासत को लिए हुए है यह पद्धति, ऐसे में देखते हैं सबसे पहले कि यह किस न्यूज़पेपर में खास तौर पर प्रकाशित की गई है। तो इसे कई न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है, लेकिन हमने इसे द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर क्या थी? खबर थी व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेवीज न्यू प्रोजेक्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एन एंशिएंट स्टिच शिप। जो प्राचीन समय की शिप थी, जिन्हें स्टिच शिप के रूप में जाना जाता है, इन्हें पुनर्जीवित करने की एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है और किस किस के बीच में, तो ध्यान रखिएगा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और नेवी ये दोनों शामिल है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मौसम की, क्योंकि वह भी काफी चर्चा में रहा है और इसी प्रोजेक्ट मौसम के ही हिस्से के तौर पर लिया जा रहा है। तो दरअसल प्रोजेक्ट जो मौसम है, तो यह संस्कृति मंत्रालय की पहल है। संस्कृति मंत्रालय के साथ ही मिलकर नेवी और सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें स्टिच शिप को क्या किया जाएगा, फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। अगर हम खबर की बात करें तो हमने अभी चर्चा भी की कि केंद्र सरकार द्वारा जो प्राचीन समुद्री विरासत वाली जहाज हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने की बात चल रही है। उनके लिए एक प्रोजेक्ट चलाने की बात चल रही है, उनके लिए एक योजना चलाने की बात चल रही है, जिसमें यदि हम बात करें कि इसमें क्या शामिल है, तो इसमें भारत की लंबे समय से खोई हुई जो विरासत है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए ही इस पूरी पद्धति को शुरू किया जा रहा है। इस परियोजना को या इस योजना को शुरू किया जा रहा है। यानी समुद्री विरासत है जो भारत की, उसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यदि हम बात करें तो इसमें संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन जहाज के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय नौसेना और गोवा स्थित होदी इनोवेशन इनके साथ हाथ मिलाया है और आपस में मिलकर ये कार्य करेंगे। और कार्य करने के दौरान जो पुरानी हमारी प्राचीन जहाज है, उन्हें रीस्टिच करेंगे या स्टिच करेंगे। जो हमारी परंपरा है जहाजों को स्टिच करने की या सिलने की, एक खास तकनीक के जरिए उस तकनीक को ये फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर महासागरों में चलने वाली जहाजों की जो पद्धति रही है, जो जहाज रहे हैं, उनकी याद दिलाएगा और एक नई पद्धति को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकेगा। ये तो देखा हमने कि खबर सुर्खियों में क्यों है। अब आइए जानते हैं इस खास परियोजना के बारे में और यह भी जानेंगे इस परियोजना की लागत क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे इस परियोजना में कौन कौन सी मंत्रालय आकर काम कर रहे हैं। खासकर इस स्टिच शिप की परियोजना की बात करें तो इसमें बहुत सारे मंत्रालय आकर काम कर रहे हैं। चूंकि ये प्रोजेक्ट मौसम का हिस्सा है, प्रोजेक्ट मौसम हमने जाना संस्कृति मंत्रालय की पहल है, लेकिन चूंकि शिप से रिलेटेड यह बात है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है नौसेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से विभाग या कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो इसमें कई मंत्रालयों और विभागों का
सहयोग शामिल किया गया है। खासतौर पर भारतीय नौसेना इसका यह जो जहाज है उस जहाज के डिजाइन और निर्माण का कार्य देखेगी। इसके अलावा इसकी बात करें, इन जहाजों की बात करें तो ये वे जहाज हैं जो याद दिलाएंगे किनकी, प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर चलने वाली जहाजों की, और फिर इन जहाजों को वापस से उन समुद्री मार्गों पर चलाया जाएगा। इस पूरी परियोजना की यदि हम बात करें तो इसे पूरी तरीके से वित्त पोषित कर रही है संस्कृति मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह परियोजना पूरी तरीके से वित्त पोषित हो रही है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी मंत्रालय शामिल है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी प्रश्न फ्रेम कर सकता है कि इस परियोजना में या जहाज की जो स्टिच परियोजना है निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय का क्या क्या कार्य कर रहे हैं, या स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि इसमें संस्कृति मंत्रालय हो सकता है रिप्लेस कर दे कि संस्कृति मंत्रालय जहाज के डिजाइन वगैरह का कार्य करेगा, क्योंकि संस्कृति से हम कला संस्कृति से इसे कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय वित्त पोषित करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें यदि हम अन्य मंत्रालय की बात करें तो जहाज रानी और विदेश मंत्रालय इसके कार्यान्वयन चरण में परियोजना का समर्थन करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है, यानी जब कार्यान्वयन होगा तो ये मंत्रालय भी आकर काम करेंगे। दिसंबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। ध्यान रखिएगा कब, वर्ष 2022 में, ठीक है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य था, इसलिए इसे ले लिया गया था। इसी परियोजना के बारे में ही यदि हम अन्य तथ्यों पर नजर डालें तो दरअसल जो जहाज की स्टिचिंग परंपरा है इसे देखें तो स्टिचिंग का काम पारंपरिक जहाज निर्माताओं की एक टीम द्वारा किया जा रहा है। पारंपरिक जो जहाज निर्माताओं की टीम है उनमें एक प्रमुख व्यक्ति है बाबू शंकर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इस परंपरा की कई जहाजों का निर्माण किया है और कई देशों में भी इन्होंने इस परंपरा का उपयोग करके, इस तकनीक का उपयोग करके जहाजों का निर्माण किया है, और माना जाता है कि इसमें बहुत ही निपुण है। तो इनके साथ एक पूरी टीम कार्य करेगी जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। इसमें पारंपरिक स्ट्रीमिंग विधि का उपयोग करके लकड़ी के तख्तों का आकार दिया जाएगा, यानी जो काठ होते हैं, उन काठ या लकड़ी होती है उसकी, ऐसे तख्ते बनाए जाएंगे किसमें, जहाज के ऊपर, ठीक है। और जहाज को यदि सिलने की बात की जाए तो जहाज जो होगी उसमें नारियल के जो जटे होते हैं या जो नारियल का फाइबर होता है, रॉल होता है, और मछली का तेल, इनका इस्तेमाल करके पूरी की पूरी नारियल की रस्सी या कहें रस्सी बनाई जाएगी, और फिर उसका उपयोग करके जहाजों के हिस्सों को आपस में लकड़ी के जो उसमें तख्ते इस्तेमाल किए जाएंगे उनसे इसे सिला जाएगा। इसकी लागत बताई जा रही है लगभग 9 करोड़ रुपए, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसे बनने में जो समय लगेगा लगभग 22 महीने लगेंगे। यदि हम इन व्यक्ति की बात करें तो ये एक्सपर्ट रहे हैं और इन्होंने, ध्यान रखिएगा, ज्वेल ऑफ मस्कट बनाया है और यह ओमान के लिए तैयार किया गया था। तो अपने आप में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके निर्देशन में यह कार्य किया जाएगा और इनकी पूरी टीम के साथ यह कार्य किया जाएगा। हमने देखा भी परियोजना के बारे में, अब जरूरी है यह भी जान लेना कि ये जो जहाज निर्मित होगी या निर्माण इसका जो किया जाएगा वह जहाज आखिर में कहां कहां की जल यात्रा करेगी। सबसे पहले जानते हैं इस जहाज के बारे में कि निर्मित होगी, कब तैयार होगी। तो जब जहाज बनकर तैयार होगी तो इसमें कहा जा रहा है कि इसे नवंबर 2025 तक बना लिया जाएगा, ठीक है। और नवंबर 2025 में इसे ओडिशा के कटक से 13 भारतीय नौसेना दल के साथ यात्रा करने के लिए भेजा जाएगा। कहां की यात्रा करेगा ये, सबसे पहले ध्यान रखिएगा बाली, यानी इंडोनेशिया की बाली में यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अपनी पहली यात्रा करेगा भारत की तरफ से। ध्यान रखिएगा कहां से, ओडिशा के कटक से, ठीक है। कब, यह भी हम ध्यान रखेंगे, वर्ष 2025 में यह तय किया जा रहा है। यह यात्रा भारत के पुराने समुद्री व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित और सम्मानित करने की पहल का हिस्सा है। इसके बारे में हमने चर्चा भी की, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो प्राचीन समुद्री मार्ग हैं और इन प्राचीन समुद्री मार्गों के द्वारा हम जिन जिन देशों से संबंध बनाए रख रहे थे, अपनी संस्कृति और इन बहुत सारे ऐसी वेशभूषा हैं, रत्न हैं जिनका आदान प्रदान हम करते थे, ताकि हम इन देशों के साथ जो हमारे संबंध है उन्हें बेहतर बना सकें। इसी के क्रम में या इसी के हिस्से के रूप में इस पहल को शुरू किया जा रहा है। यदि हम स्टिच वाले शिप की बात करें तो दरअसल ये जो स्टिचिंग है या जो प्राचीन सिलाई की जो तकनीक है जिसके माध्यम से जहाज बनाए जाते हैं वह लगभग भारत में विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी पद्धतियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, और उनके इस्तेमाल के बाद जो भारत की प्राचीन स्टिचिंग पद्धति थी जहाज वाली
वह भी लुप्त हो गई थी। अब बात करें कि शुरुआत, सबसे पहला जो उदाहरण देखा गया था वह कब देखा गया था इस पद्धति का, तो इसका सबसे पहला उदाहरण देखा गया था लगभग 2500 ईसा पूर्व में मिस्र में, ठीक है, जिसमें 40+ मीटर लंबी एक अंत्येष्टि नाव बनाई गई थी। उसमें पहली बार स्टिचिंग तकनीक को देखा गया था। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया था, जैसे प्राचीन की या प्रारंभिक जो यूनानी नाव है उनमें भी इस तकनीक का इस्तेमाल देखा गया था। इसके अलावा कई और भी देश हैं जिनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो फिनलैंड, रूस, कलेरिया और एस्टोनिया, इनमें भी 1920 के दशक में कुछ छोटी नाव थी जिनमें इस स्टिचिंग के माध्यम से उन नावों का निर्माण किया गया था। इसके बाद आते हैं धातु कनस्तर। जब धातु कनस्तर का आविष्कार हुआ, इनका विकास हुआ, इसके पहले तक छोटी छोटी नावों में इसी स्टिचिंग पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। फिर बाद में जब धातु कनस्तरों का विकास हुआ तो इनका भी उपयोग किया जाने लगा, लेकिन धातु कनस्तर की जो नाव थी वे कॉस्टली पड़ती थी, तो अमूमन लोग इसी पद्धति का उपयोग करते थे या किसी दूसरी पद्धति के माध्यम से नाव तैयार करते थे। आज जो जहाज बन रही है, यदि हम उसकी बात करें तो शिलान्यास गोवा में होगा और इसी की बात चल रही थी। इसका सबसे पहले मॉडल बनाया जाएगा, फिर मॉडल का परीक्षण होगा, मॉडल परीक्षण के बाद ही फिर जहाज का वास्तविक निर्माण शुरू किया जाएगा। इसकी एक खास बात यह है कि इस जहाज में जो हमारी प्राचीन नेविगेशन तकनीक है, या भारत जिस प्राचीन नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल करता था उसी नेविगेशन तकनीक के अनुरूप ही इसे पुराने समय के अनुरूप ही बनाया जाएगा, यानी इसकी जो नेविगेशन तकनीक है वह प्राचीन समय के अनुरूप ही होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि हम जो प्राचीन समय में नेविगेशन तकनीक इस्तेमाल करते थे उसके बारे में पूरी दुनिया को बताना, यानी भारत द्वारा हासिल की गई जो ये परिष्कार की तकनीक है, ये जो नेविगेशन तकनीक है, इसे पूरी दुनिया को बताना उस समय भारत कितना परिष्कृत था। ठीक है, ये इसकी मुख्य बात थी इस जहाज की जल यात्रा की। इसके अलावा हमने बात की पहल के बारे में। प्रोजेक्ट मौसम की बात करें तो प्रोजेक्ट मौसम संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। सबसे पहले प्रोजेक्ट मौसम की चर्चा हुई थी कब? वर्ष 2014 में। ध्यान रखिएगा, अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बात करते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट मौसम क्यों चलाया गया या इसकी शुरुआत क्यों की जा रही थी। तो प्रोजेक्ट मौसम का मुख्य मकसद था सांस्कृतिक मूल्यों और चिंताओं की समझ या कंसर्न्स, इनको पैदा करना। जो भी संस्कृति को लेकर समझ है, विभिन्न देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं उन्हें पुनर्जीवित करना। इसके अलावा हिंद महासागर, दुनिया के देशों के बीच जो संचार हमारे इसके माध्यम से जुड़ा हुआ था, समुद्री मार्गों के माध्यम से जो कि बीच में बंद हो गया, उन्हें फिर से जोड़ना और फिर से इन्हें स्थापित करना, फिर से विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सोचना, इन संस्कृतियों के बारे में इनके आदान प्रदान के बारे में सहिष्णुता दिखाना। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम का जो लक्ष्य है वह है हिंद महासागर की सीमा से लगे जो 39 देश हैं, इन 39 देशों के साथ समुद्री सांस्कृतिक संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान देना, इसका पुनर्निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें ASI के बारे में, यानी जो सर्वेक्षण विभाग है भारत का, उसने कहा है कि हिंद महासागर पर नौसैनिक व्यापार 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चला आ रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिसमें हम कई सामान का आदान प्रदान करते थे, जैसे समुद्री माध्यम से या समुद्री व्यापार नेटवर्क के माध्यम से हम दवा, सुगंधित पदार्थ, मसाले, लकड़ी, अनाज, रत्न, कपड़ा, धातु और पत्थर सहित कई वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। व्यापार ने बदले में हमें धर्मों, संस्कृतियों और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान की सुविधाजनक जो हमें सुविधा थी वह प्रदान की है, यानी इस व्यापार के माध्यम से हम इन्हीं चीजों से अवगत हुए हैं, विभिन्न देशों की संस्कृतियों को हम जान पाए हैं और कई ऐसी प्रौद्योगिकी थी जो इसी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोजेक्ट मौसम को चीन के जो सिल्क रोड है या कहें कि समुद्री रेशम मार्ग है, इसके लिए भारत के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत के प्रोजेक्ट मौसम का समर्थन किया है और कहा है कि एक बेहतर क्या है प्रोजेक्ट है विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा भारत का यह भी कहना है कि प्रोजेक्ट मौसम को वो जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने का प्रयास करेगा, यूनेस्को तक इसे लेकर जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें प्रोजेक्ट मौसम के बारे में तो इसे वर्ष 2014 में कहां पर शुरू किया गया था? दोहा में 38वीं बैठक में। किसकी? विश्व सांस्कृतिक समिति की 38वीं बैठक में इसे सबसे पहले लाया गया था। ये तो हमने देखा पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। अब आइए देखते हैं आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रोजेक्ट मौसम की शुरुआत जून 2014 में विश्व सांस्कृतिक समिति की 38वीं बैठक में हुई थी। दूसरा,
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी हिंद महासागर के संबंध में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना। कूर्था उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगली टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।